अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अली अमीन गंडापुर की वापसी वो गए कहाँ थे? थोड़े से अंडरग्राउंड नहीं हो गए थे? कहाँ यार, ये चीफ मिनिस्टर है, आता है जाता है, थोड़े से वापसी कैसे हो गई? थोड़े से साइडलाइन नहीं थे? हाँ, तो क्या आप ऑफ सेंटर में आ गए? फिर उनकी छुट्टी होने की बातें नहीं हो रही थी? तो क्या अब हो रही है? अभी शेर अफजल मरवा साहब ने कहा था कि उनकी भी बहुत जल्दी छुट्टी हो सकती है। अली अमीन गंडापुर साहब की वो खामोश भी थे, पहली तरह से तो गरजते बरसते नहीं थे। नहीं, हाँ ये तो सही है ना? लाइन थोड़ी सी पिटी हुई है। लाइन उनकी थोड़ी सी पिटी हुई थी, फिर कहा जाता था वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। आपने एक शो में कहा कि अनकरीब मुलाकात उनकी हो जाएगी इमरान खान साहब से, बड़े अरसे से नहीं हो पाई उस तरह से। होगी। हाँ, लेकिन उनकी वापसी यूं हुई है कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। अच्छा। इंटरव्यू में वो मौलाना फजलुर रहमान की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, CTD की बात कर रहे हैं। वो तो चले, अमूमन बातें की जाती हैं इस तरह की, उनसे इस तरह के सवाल किए जाते हैं। जो उन्होंने सबसे अहम बात की है, जिसकी खबर आपने भी हमें नहीं दी, वो क्या बात है? इसका मतलब है वो खबर ही गलत है। अब पहले ही मैंने कह दिया खबर ही गलत है। अगर मैंने नहीं दी तो खबर गलत है। अच्छा, हाँ? आपने अपना तजिया पहले दे दिया? मैंने पहले दे दी। कितना करीब है सर? कोई करीब नहीं है। देखिए, अगर खान साहब की ये पैगाम है तो खान साहब कहें ना, गंडापुर साहब को क्यों कह रहे हैं? इतने वो पैगाम देते हैं अपने, हर रोज़ कोई ना कोई उनका पैगाम आ रहा होता है, ट्विटर पे चल रहा होता है लॉन्ग, तो करें ना, ये कहें ना बात, मगर वो तो नहीं कहते ना ये बात। और यहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट की बात है, मेरा नहीं ख्याल इस्टेब्लिशमेंट ने कोई किसी किस्म की कमिटमेंट की है, ना वो स्टेज पे कमिटमेंट करने के लिए तैयार है। वहाँ से तो एक ही बात आती है, माफ़ी मांगो, तस्लीम करो कि आपने ये हरकतें की थी, तो जो कि वो तस्लीम कर ही नहीं सकते। करेंगे तो लाइन पिट जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ अभी डेडलॉक है। अच्छा, अब ये क्यों कह रहे हैं कि खान साहब भी तैयार हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए और इस्टेब्लिशमेंट भी तैयार है? यही कह रहे हैं। मैं नहीं समझता खान साहब इस वक्त तैयार हैं, और मैं नहीं समझता इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त तैयार है। तो इनका ये कहना इसीलिए है कि ताकि इनका रेलेवेंस रहे, इनकी डिमांड रहे, इनकी खान साहब को ये एहसास हो कि ये जेन्युइनली इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं और शायद कोई बातें तय हो चुकी हैं, और पार्टी के अंदर भी अपनी अहमियत को बरकरार रखने के लिए। दिस होल इंटरव्यू इज़ एम्ड एट दैट। मेरी हमदर्दी गंडापुर साहब के साथ है, बड़ी मुश्किल सिचुएशन में है। ये बड़े फायरी स्पीकर थे, ये बड़े फायरी किस्म के एजिटेटर थे। अब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ही इज़ इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी काम करना है, इस्टेब्लिशमेंट को भी नाराज़ नहीं करना, खान को भी नाराज़ नहीं करना, पार्टी को भी साथ लेके चलना है। सो इस किस्म के इश्यूज़ बन रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि गंडापुर साहब इज़ इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अगर वो सर्वाइव कर गए तो इट विल बी ओनली बिकॉज इस किस्म की वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं जिसपे वो इम्प्रेशन ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब के कॉन्फिडेंट हैं, खान साहब ने इनको कुछ जिम्मेदारियाँ दी हुई हैं, ये वो जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। कोर जिम्मेदारी जिसमें ये है कि वे इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ब्रिजेस बिल्ड करें, और उधर से ये तसल्ली दे रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी बात सुनने के लिए तैयार है, उनकी तरफ से भी कोई पेशकदमी हो रही है। इसीलिए फिर वो आखिर में आगे यही कि जी हाँ अनकरीब अच्छी खबर मिलेगी। मैं समझता हूँ ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है इस वक्त। मैं समझता हूँ कि काश के हो ऐसी बात, काश के खान साहब ये बात कहें, पब्लिक में कहें, ये नहीं कि गंडापुर साहब को कहें, और काश के इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कोई इस किस्म का इशारा है पब्लिक के अंदर। ज़ाहिर है जनरल आसिम मुनीर तो ये बात नहीं कह सकते, मगर बहुत से और लोग हैं उनके बिहाफ पे जो बात कर सकते हैं। तो इसलिए आई थिंक, और खान साहब के बिहाफ पे तो कोई बात नहीं कर सकता सिवाय खान साहब के खुद। सो ही हैव टू डू इट एंड ही इज़ नॉट रेडी टू डू इट येट। अच्छा, लेकिन अगर एक CM ये बात कह रहा है और एक अहम सूबे का CM ये बात कह रहा है, तो ये बगैर बुनियाद के तो कह नहीं रहा होगा। अगर इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पर वो ये कह रहे हैं कि इन सारी बातों पे इस्टेब्लिशमेंट ने भी इतफाक़ किया, या सिस्टम कह ले इस्टेब्लिशमेंट को, तो इसका मतलब है कि अगर ऐसा नहीं है और रेलेवेंस के लिए ये स्टेटमेंट दी गई है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इसकी तरदीद आनी चाहिए या इससे फासला इख्तियार किया जाना चाहिए। नहीं, देखिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने इमरान खान की तो थोड़ी सी पक्की बात की है जी कि वो ये पाकिस्तान के लिए ये करने के लिए तैयार, माफ़ करने को तैयार, माफ़ करने के। तो माफ़ किसको करना है? वो तो इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हम तुम्हें कैसे माफ़ करेंगे। खान साहब कौन होते हैं माफ़ करने वाले? ये तो इस्टेब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ है। तो ये कहना कि खान साहब माफ़ करने के लिए तैयार है, ये तो खान साहब को एलिवेट करना है। तो ये तो खान साहब को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इससे फ़ायदा ही हो रहा है। तो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या कहा उन्होंने कहा मेरी बात हुई है और कुछ तसल्लियाँ मिली हैं, इससे ज़्यादा उन्होंने इन बातों पे इत्तफाक किया है।
तो बात किया कि इत्तेफाक किया कि इमरान खान माफ़ करे इनको, नहीं ये तो हो नहीं सकता। तो वहाँ गोलमोल कर गए, खान को बढ़ा गए और उधर गोलमोल कर गए। सो आई एम सॉरी, ये दिस विल नॉट वॉश। अच्छा, और एक और चीज़ ये कि बड़े अरसे से ये खामोश थे और ऐसे में एक कैंपेन चलाने की, एहतजाजी तहरीक चलाने की बातें हो रही थी हुकूमत के ख़िलाफ़, और उसमें मौलाना के इंक्लूजन की भी बात थी और उनके साथ बातचीत चल रही थी। लेकिन इस इंटरव्यू में उन्होंने मौलाना को भी टारगेट किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मौलाना से उन्होंने 2 सवाल पूछे इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म होने के बारे में, और इसके अलावा उन्होंने एक लतीफ़ा सुनाया पता नहीं किसके बारे में बात करें। बड़ी चीज़ है गंडापुर। वो क्या मेरा ख्याल है मौलाना की तरफ से पैगाम यही आएगा या जवाब यही आएगा कि देखें हमारी बातचीत शुरू होने वाली थी और इसने फिर गन डाल दिया। ऐसे ही होगा। तर्जुमान ने कहा, असलम गौरी साहब ने कहा है कि ये साजिश कर रहे हैं हमारे दरमियान फासले पैदा करने की, पीटीआई और जेयूआईफे के। तो वो जो मकसद था वो पूरा हो गया। बहरहाल मैं तो पहले भी ये यकीन करने के लिए तैयार नहीं था कि मौलाना जाके मिलेंगे इमरान खान को। आई डोंट थिंक मौलाना विल डू दैट। ये ज़रूर हो सकता था कि वो अपने किसी लेफ्टिनेंट को, अपने किसी राइट हैंड मैन को भेज देते उनके साथ बातचीत करने के लिए, मगर ये तो नहीं होता कि मैं नहीं समझता कि मौलाना वुड हैव डन दैट। बट चले, सियासत में बहुत सी चीज़ें होती हैं, आई मे बी रॉन्ग, बट इसकी कोई ख़ास नहीं है। क्योंकि इमरान ने मौलाना के ख़िलाफ़ क्या नहीं कहा, और आखिर में जो कंपटीशन होनी है केपी में, इट्स बिटवीन पीटीआई एंड मौलाना की पार्टी जेयूआई। तो कैसे इस वक्त हाथ बैठा ले? मौलाना इज़ अ मास्टर पॉलिटिशियन। मौलाना तो नेगोशिएट करता है और अपनी डिमांड्स को मनवाते हैं। खान साहब नेगोशिएट करने में बड़े खतराते हैं, वो नहीं, उनसे नेगोशिएशन होती नहीं है खान साहब से। सो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई चांस थी उसकी। अलबत्ता सलमान राजा वगैरह जो ये ज़रूर चाहते थे कि किसी तरीके से मौलाना को घेरा जाए, मगर मौलाना इतनी आसानी से नहीं घेरते। और गंडापुर साहब ने मेक श्योर किया कि अगर कोई मौका, कोई ऐसी चांस भी थी तो वो ख़त्म हो जाए। सो दैट्स अ वेल प्लेड ट्रिक और वेल प्लेड कार्ड। उसकी वजह यह है कि जिस दिन मौलाना की और इमरान खान की इकट्ठ हो गई तो गंडापुर साहब की ज़रूरत नहीं रहेगी पीटीआई को। यही खतरा है गंडापुर को। तो और ना ही मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि इमरान खान साहब की और मौलाना की इकट्ठ हो जाए। दैट वुड क्रिएट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और इमरान तो चाहेंगे ये, मगर मौलाना ये नहीं चाहेंगे कि वो नंबर 2 हो जाए टू इमरान खान। वो यही चाहेंगे कि इसको इस्तेमाल करके and he should negotiate with the establishment and with the political parties. ठीक है, ये है इसके मुज़मिरात इस इंटरव्यू के। बहरहाल अली मीन गंडापुर साहब ने बहुत अहम बातें की, कुछ दिन तो मीडिया की जीनत बनेंगी। चले अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं तुर्की में आलमी ज़राए इब्लाग काफ़ी स्टोरीज़ पब्लिश कर रहे हैं। वहाँ के हालात ने एकदम टर्न लिया, यहाँ तक कि एक BBC के रिपोर्टर को अरेस्ट कर लिया गया और डिपोर्ट कर दिया गया और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ हुई हैं। सिर साहब, ये क्या हो रहा है तुर्की में? हाँ यार, तुर्की में एकदम ही एक प्रोटेस्ट शुरू हो गई है अगेंस्ट अर्दोगान। ये कहते हैं कि ये 10 साल में सबसे बड़ी प्रोटेस्ट मूवमेंट है। 2016 में एक प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू हुई थी। वो बड़े इंटरेस्टिंग थी। मुख्तसर उसका ये है कि फ़ौज के अंदर बगावत का, और ऐसे लगता था कि फ़ौज इज़ गोइंग टू टेक ओवर, और टैंक शैंक्स सड़कों पे आ गए थे। मगर फिर अर्दोगान के जो सपोर्टर्स थे वो सड़कों पे आ गए, उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया टैंक्स को, और वो कू जो था वो फेल हो गया। और उसके बाद अर्दोगान ने लंबी सफाई की फ़ौज के अंदर और साफ सूफ करके अपना पावर को कंसोलिडेट किया। अब 22 साल हो गए पावर में आने में, पहले एज प्राइम मिनिस्टर एंड देन एज प्रेसिडेंट। अब उनकी जो टर्म है वो आखिरी उसकी जो है 28 तक है, 2028, 3 साल और इलेक्शंस होने हैं तब। अच्छा, उस वक्त इलेक्शन होने, और अंडर द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इसने अमेंड की हुई है अपने आप को लंबी टर्म देने के लिए, वो अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ये इलेक्ट नहीं हो सकता। तो या तो फिर एक दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे, या फिर ये इसकी आखिरी टर्म है। अच्छा, अब जो इरादे इसके नेक नहीं है वो तो सबको पता ही है। ही इज़ एन अथॉरिटेरियन, और दिन ब दिन ज़्यादा अथॉरिटेरियन होता जा रहा था, ज़्यादा सारे डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स कम होते जा रहे थे। और वहाँ भी वही चेंज की हवा चल रही है तुर्की में भी, और वो भी चाहते हैं कि अब चेंज आए। और ये साहब जो हैं, ये मेयर ऑफ इस्तांबुल थे, बड़े पॉपुलर शख्स हैं। इन्होंने एक नई पार्टी लॉन्च की है
और इनका नाम है अकरम इमाम ओगलू। इनको इन्होंने अर्दोगान ने अभी 3 साल रहते इलेक्शन में, वो समझता है कि ये बड़ी थ्रेट है, उसको अरेस्ट कर लिया, उसको अरेस्ट करके और उसके साथ उसकी पार्टी के लोगों को भी अरेस्ट कर लिया और जेलों में डाल दिया। करप्शन के वो यार जब भी ये होता है तो करप्शन ही लगाते हैं। हमारे यहाँ तो आपको पता ही है, कोई बचा करप्शन से, सबके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगते हैं, फिर छुट्टी करा देते हैं, फिर आवाम कहती है वापस ले, आवाम वापस ले आते हैं। इन पर भी करप्शन के इल्ज़ाम लगा दिए। अब ये है कि ये दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जो प्रोटेस्ट का जो डायमेंशन है उसमें बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इसकी गिरफ्तारी के ऊपर हुआ, इससे पहले अगर गिरफ्तार ना करते तो इस किस्म की प्रोटेस्ट शायद ना होती, और गिरफ्तार किया तो उसके साथ एक जैसे कहते हैं चिंगारी लग गई, लोग भरे हुए थे ऑलरेडी तो सड़कों पे आ गए। पहले उसकी सियासी जमात ने थोड़ी बहुत की, वो ज़्यादा मिलिटेंट जमात नहीं है, मगर जो मिलिटेंसी है वो आवाम से आई है, और आवाम के अंदर जो है वो जो लीडरशिप है ऑफ दिस प्रोटेस्ट मूवमेंट वो यूनिवर्सिटीज़ और स्टूडेंट्स से है। दिस अगेन बांग्लादेश को आपको याद, बांग्लादेश मॉडल। अमेरिका में जब स्टूडेंट्स ने पैलेस्टाइन के ऊपर प्रोटेस्ट शुरू किए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कितना सख्ती के साथ दे क्रैक डाउन, इवन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन क्रैक डाउन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, टफ्ट्स, इधर उधर सब उनको धमकियाँ दी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इनको अंदर करो, डिपोर्टेशन शुरू कर दी। सबको पता है कि इंपॉर्टेंट कितनी है स्टूडेंट प्रोटेस्ट। और बाय द वे जस्ट एज अ हिस्टोरिकल एनेक्डोट, अयूब खान को निकालने में भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा हाथ था, बट दैट्स अनदर स्टोरी। उसके बाद यहाँ कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट इतनी नहीं हुई जिसकी वजह से रेजीम चेंज हुई हो। बट टर्की के अंदर इस वक्त स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग, थाउजेंड्स हैव बीन अरेस्टेड, और क्या नाम है, ये शुरू तो इस्तांबुल में हुआ, फिर अंकारा में, अब 20-25 शहरों के अंदर ये फैल गए, रोक नहीं रहे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बड़ी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अवाम, ये जो एनालिस्ट्स हैं वो कहते हैं कि ये कू है एक किस्म का अगेंस्ट अर्दोगान, अवामी कू। दिस इज व्हाट पीपल आर सेइंग। 2016 में इनके हक में था, इनके हक में और हो गया के था, खिलाफ इसने तब्दील कर दिया था। अच्छा, इसके खिलाफ था, अपने हक में कर दिया था। तो अब ये है कि वो कह रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारियां की हैं इसने, ये किस्म का कू कर दिया जमहूरियत के खिलाफ, ये कह रहे हैं लोग कि गिरफ्तारियां और जो अथॉरिटेरियनिज्म आ रही है, इसने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कू किया है अपने हक में। तो दिस इज द इल्ज़ाम दैट पीपल आर मेकिंग। आलमी ज़राए इब्लाग में बहुत इसको कवरेज दी जा रही है, तो इसमें कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी इन्वॉल्व हो सकती है खित्ते के लिहाज से? नहीं, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी इसलिए नहीं है बिकॉज अगर आप देखें कि ये प्रोटेस्ट कौन कर रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। वो ये है कि या तो होते ना कि कुर्द जो कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन का हिस्सा है, कुर्दिश रिबेलियन होती, नहीं, इट्स नॉट एन एक्सक्लूसिव कुर्दिश रिबेलियन। या होता कि लेफ्टिस्ट होते वो करते, नहीं, इट्स नॉट ओनली ए लेफ्टिस्ट रिबेलियन। या होते राइटिस्ट होते या इस्लामिस्ट होते ना, इसमें हर सियासी जमात, हर तबके के लोग इसमें शामिल हैं। तो ये आप नहीं कह सकते कि ये राइटिस्ट है या लेफ्टिस्ट है या सेंट्रिस्ट है, ये एक ऑल ऑफ द पीपल, होल ऑफ द पीपल की रिप्रेजेंटेशन है इन दिस प्रोटेस्ट। तो इससे ये पता चलता है कि आवाम अब थक गई है इससे। दिस इज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिक्टेटरशिप। It is not just a protest against Erdogan, because it is a protest against dictatorship, number one. Number two, ये इसकी वजह से जो एकदम हिट मिली है इकोनॉमी को, कि ये एकदम उनका जो करेंसी है वो गिरी है जी, लीरा, टर्किश लीरा, वो गिरा है, और स्टेट बैंक ऑफ टर्की ने $12 अरब रातों रात उनके रिजर्व्स कम हो गए बिकॉज लीरा गिर गया, उनको ख़रीदना पड़ गया है डॉलर। तो इट्स अ वेरी बिग क्राइसिस फॉर टर्की। टर्की के अंदर पहले भी बड़ी डिवैल्यूएशंस हुई हैं, बड़ी महंगाई है जी, बड़ी महंगाई है, और अर्दोगान का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो उसको बहुत से चैलेंजेस आ रहे थे, बट दैट्स द वे इट इज़। तो अब ये है कि कहाँ यहाँ से बात जो है वो इसमें वैसे जो गिरफ्तारियों में 10 जर्नलिस्ट को भी उनको भी पकड़ के टारगेट हो रहे हैं, वो भी टारगेट हो गए हैं। तो इसलिए इस वक्त ये कहा जा सकता है कि तुर्की के अंदर एक डिक्टेटरशिप कायम हो चुकी है, ये जो कुछ अर्दोगान कर रहा है। और इसके बाद पब्लिक गैदरिंग्स बैन कर दी हैं उसने, मगर उसके बावजूद लोग सड़कों पे निकले हुए हैं और सब कुछ कर रहे हैं। यूरोपियन कमीशन ने भी कंडेम कर दिया और कहा कि जमहूरियत के जो निज़ाम है उसको बरकरार रखना चाहिए, जो आप रिप्रेशन कर रहे हैं ये नहीं करनी चाहिए। एंड सो आई थिंक
तो अमेरिका इसको कैसे देखेगा, रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसी है अपराइजिंग? रशिया जो है इज़ वेरी क्लोज टू टर्की, बट आई डोंट थिंक द रशियंस विल इंटरवीन। वो कुछ भी नहीं कहेंगे, वो चुप ही रहेंगे, बिकॉज अगर उनको नज़र आ रहा है कि अर्दोगान की छुट्टी होने जा रही है, तो सबसे बड़ा ख़तरा क्या है कि आर्म फोर्सेस इंटरवीन ना करें, क्योंकि आर्म फोर्सेस जो हैं उसको इसने इस्लामाइज़ करने की कोशिश की है, या इस्लामाइज़ अगर नहीं करने की कोशिश की तो उसको डीसेकुलराइज करने की कोशिश की है। मगर तुर्की की जो आर्म फोर्सेस है उसके अंदर बहुत पुरानी ट्रेडिशन है सेकुलरिज्म की, जो कि अतातुर्क ने की थी। तो अगर एक दफ़ा बगावत हुई थी और वो उसकी इसलिए वो कामयाब नहीं हुई क्योंकि आवाम जो थी उस वक्त की रास्ते में आ गई, वो रास्ते में आ गई। इस दफ़ा आवाम जो है वो शायद रास्ते में नहीं आएगी, शायद सपोर्ट ही कर दे। तो सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि इस वक्त अगर फ़ौज के अंदर कोई मूवमेंट होती है तो उसको आवाम सपोर्ट करेगी और तो इसका साथ नहीं देगी, और वो बांग्लादेश वाला मॉडल ही रिपीट होगा, और वो शायद इस किस्म की गड़बड़ हो जाए। ओके, तो गलती इनसे कहाँ हुई? ये किसी वक्त में बहुत मकबूल रहनुमा थे। गलती कोई नहीं होती, जब आप जितनी देर आप ज़्यादा रहते हैं ना, उतनी चांसेस के आपके ख़िलाफ़ जो नई जनरेशन आ रही हैं वो आपके ख़िलाफ़ होंगे। वही मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये जो तब्दीली जब आती है ना, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि इकॉनमी गिर गई या इकॉनमी ठीक हो रही है, और वो फिर भी जब ये एक चिंगारी लगती है उसके अंदर बहुत से भी इश्यूज होते हैं। इस वक्त ये इशू ये है कि He's been there too long, 22 years, और अभी और वो उसके इरादे जो है नेक नहीं है, और दिन ब दिन वहाँ घुटन होती जा रही है, बिकॉज अपने आप को पावर में रखने के लिए ही हैज़ टू कैरी आउट मोर रिप्रेशन। तो जहाँ एक ट्रेडिशन हो डेमोक्रेसी की, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, वहाँ जब उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो रेजिस्टेंस आती है, और वो किसी चीज़ के साथ भी शुरू हो सकती है, किसी चीज़ के साथ। यहाँ भी ऐसे हो सकता है, खान साहब जितनी मर्जी कोशिश करते रहे, लोग नहीं निकलेंगे। कल को कोई ऐसी चिंगारी लगेगी, सारे लोग बाहर आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा? तो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। आपको याद है अरब स्प्रिंग कैसे शुरू हुआ? एक ट्यूनीशिया में एक रेडी वाला था, वो बड़ा मायूस था, उसने अपने आप को आग लगा दी और कहा कि बड़ी बुरे हालात है। बहाना बन गया ना आवाम के लिए। उन्होंने सोचा निकलो, और वो जब निकले तो जनाब एक से सारी जगह भी वो आग फैल गई। तो ये इससे वो चेयरमैन माओ कहते होते थे कि सिंगल स्पार्क कैन लाइट अ प्रेरी फायर। अब वो सिंगल स्पार्क जो है वो जब तक ना हो तो प्रेरी फायर लगती नहीं। प्रेरी से मुराद ये है कि जंगल में आग लगना। तो अब यहाँ इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान में भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, मगर जितना मर्जी कोशिश करें खान साहब, लोग उनकी कॉल के ऊपर नहीं निकल रहे। मगर ये हो सकता है, ये ऐन मुमकिन है कि कोई और ऐसी चीज़ हो जाए जो आवाम की इमेजिनेशन को ग्रिप कर ले, कहीं कोई लोग खड़े होकर कुछ कर दें उसके, और वो स्टेट का जो रिस्पॉन्स आता है वो काफ़ी रिप्रेसिव हो और स्टेट कमज़ोर लगे तो और भी लोग खड़े हो जाए, और फिर जब खड़े होते हैं तो फिर रुकता कुछ नहीं, समुंदर बन जाता है वो। तो ये किस्म का डैम जो ब्रेक करता है। तो ये टर्की में इसी किस्म की चीज़ हुई है। इसमें से सर्वाइव करना विल नॉट बी ईजी फॉर अर्दोगान। इसमें सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि अगर ये प्रोटेस्ट अगले 2-3 हफ्ते चले तो फिर ये मेरा ख्याल है कि फ़ौज के अंदर हलचल शुरू हो जाएगी, और अगर इसको रिप्रेस कर लिया, मार के अंदर कर दिया, सबको रोक दिया, तो ये कुछ अरसे के लिए ये कंटेन कर सकते हैं। मगर मेरा ख्याल है क्योंकि ये सिर्फ एक जगह पे नहीं है, ये सब जगह पे है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं है, एक ग्रोह के लिए नहीं है, इट इज़ अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस ऑल पार्टीज, अक्रॉस ऑल believers, non-believers, secularists, ethnics, separatists, सारे इकट्ठे हो गए इसके ऊपर। और ऑर्गेनिक हो गई है, और ऑर्गेनिक भी विद लिंक्स, और यंग पीपल आर लीडिंग, डीप रूटेड। ठीक है। और यंग पीपल यहाँ तक ये जो सियासी जमात है इमाम साहब की, उसको तनकीद कर रहे हैं कि तुम तो बड़े लॉ अबाइडिंग बनते जा रहे हो, क्या हो गया, बोलो, को खड़े हो जाओ, कोई लड़ो। और इनकी तनकीद शुरू हो गई है कि तुम तो लेट गए हो। तो अब वो स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हो गया है। अब ये क्या कैसे जाता है, कहाँ जाता है, वी कांट से, बट डेफिनेटली अर्दोगान इज इन ट्रबल। तुर्की में जो इस वक्त चल रहे प्रोटेस्ट आसार क्या बताते हैं, क्या होने जा रहा है? आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। सिटी साहब, अब आपकी इजाज़त से, आपकी एक रेगुलर व्यूवर हैं, अक्सर वो सवाल भेजती रहती हैं, और उन्होंने एक सुलगता हुआ इशू है बलूचिस्तान का, जिसको लेकर बहुत से सवालात उन्होंने पूछे हैं अपने इस वीडियो मैसेज में। इस्लामाबाद से मुनज़्ज़ा यास्मीन सवाल भेजने का शुक्रिया। क्या जानना चाहती हैं? मैं आपसे महारंग बलोच के बारे में जानना चाह रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप हमें एजुकेट करें। वो
गद्दार हैं या मुहिब वतन है, रियासत ठीक है या ह्यूमन राइट्स वाले जो कह रहे हैं वो ठीक है, पीटीआई इस सिलसिले में जितना भी प्रोपेगेंडा कर रही है वो सब ठीक है, या जो रियासत के इसके बारे में कहना है वो ठीक है। आप प्लीज़ हमें हक़ाइक़ से आगाह करें। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों को इस बारे में ज़्यादा कोई नॉलेज है, और हमें भी पता चले कि हमारी गलती क्या है, हम पंजाबियों की गलती क्या है, क्यों हमारे साथ ऐसा बलूचिस्तान में सलूक किया जा रहा है। मुझे बुरा लग रहा है पंजाबी अपने आप को ऐसे कहना। हम सब पाकिस्तानी हैं, मेरी सोच ऐसी नहीं है कोई सुबाइयत पे अटकी हुई, लेकिन बज़ाहिर तो हमें यही दिखाया जा रहा है, जिसके लिए मुझे बहुत खौफ सा फील हो रहा है कि ये सही नहीं है। प्लीज़ एजुकेट कीजिए ताकि हमें भी समझ में आए कि अगर हम कहीं गलत हैं तो हम कोशिश करें ख़ुद को ठीक करने की। यास्मीन बीबी, मुझे डीप सांस लेना पड़ेगा आपके सवालों के जवाब देने में। मेरा ख्याल है आपको एहसास होगा कि कोई आसान जवाब नहीं है आपके सवालों का, और आजकल के हालात के अंदर खुल के बात करना भी शायद मुश्किल है, मगर मैं कोशिश करूँगा। देखिए, मैं तो किसी को भी गद्दार नहीं कहूँगा, और रियासत तो आज की रियासत हो, कल की रियासत हो, पिछली दिहाई की रियासत, वो तो जो भी रियासत के ख़िलाफ़ बात करता है, तनकीद करता है रियासत के किसी इदारे के ख़िलाफ़, तो वो अदारे को बात पसंद नहीं आती। तो इसलिए ये गद्दारी वाली बात तो छोड़ ही दीजिए। आगे आइए कि ये रियासत जो है वो सही कहती है या ह्यूमन राइट्स वाले सही कहते हैं। मसला ये कि मतलब आपका ये है कि क्या रियासत इसको गद्दार कह के गिरफ़्तार करती है, और ह्यूमन राइट्स वाले कहते हैं कि उनकी जमहूरी हकूक़ को कुछ कुचला जा रहा है, और उनके जमहूरी हकूक़ है, उनको रहना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि महरूम बलोच और डिसअपीयर्ड इशू जो है ये आज का नहीं है, ये तो काफ़ी पुराना इशू है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, और ये चल रहा है ये इशू। और जो लोग जिन लोगों के भाई बहन वालिद डिसअपीयर हो गए हैं, ज़ाहिर है वो परेशानियां हैं उनकी, और उनका हक़ है, आईनी हक़ है कि वो उन्हें पता चले कि अगर रियासत के हाथ वो मारे गए हैं या उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है तो उन्हें उनका पता चलना चाहिए क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ और क्यों। ये तो उनका जमहूरी हक़ है और आईनी हक़ है। अफसोस यहाँ मसला क्या है, क्यों नहीं रियासत बताती, क्यों नहीं रियासत कम क्लीन करती कि क्या हुआ उनके साथ। मेरा ख़्याल है कुछ तो खैर ये सही है कि कुछ तो शायद मुल्क में ही नहीं है, और कुछ जो एक प्रोपेगेंडा का भी इशू बन जाता है, वो हैं कहाँ, क्या रियासत के पास हैं, उनकी कस्टडी में हैं, ये मारे गए हैं या नहीं। मगर मसला ये है कि आइन के मुताबिक या कानून के मुताबिक उनके साथ सलूक कैसा होता है, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक तो उनको फिर अदालतों में लाना चाहिए, उनके खिलाफ़ केस करना चाहिए अगर उन्होंने कोई गद्दारी की है वगैरह, और कैसे होता क्यों नहीं है। अब ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है और मैं आपको थोड़ा सा इसमें वक्त लगाऊंगा, बिकॉज वन शुड बी फेयर। देखिए यास्मीन बीबी, किसी भी रियासत के अंदर सेसेशन जो होती है ना, अलहदगी पसंद तंजीमें, वो टॉलरेट नहीं की जाती, बिकॉज वो तो रियासत को ही ख़त्म करने को होती है। कि अगर एक रियासत है, वो एक टेरिटरी है, उसके साथ एक नेशनलिज्म है, उसके साथ बहुत सी चीज़ें साथ जुड़ी हुई होती हैं एक रियासत। अगर आप उसका कोई एक हिस्सा तोड़ देते हैं तो वो रियासत की लेजिटिमेसी ख़त्म हो जाती है, फिर एक क्योस की सिचुएशन शुरू हो जाती है। तो इसलिए मॉडर्न नेशन स्टेट के अंदर सेसेशन जो है उसको अलाउ नहीं किया जाता, और जब सेसेशन शुरू होती है उसकी वजूहत बाद की बात है, मगर एक वजूहत की वजह से कोई सेसेशनिस्ट मूवमेंट शुरू होता है, खा वो स्पेन में हो या वो कनाडा में हो या वो पाकिस्तान में हो या वो इंडिया में हो या रशिया में हो, किसी किस्म का भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, उसके अंदर जब सेसेशन की बात आती है तो रियासत जो भी है वो बड़ी हार्ड क्रैकडाउन करती है, और उस क्रैकडाउन के अंदर लोग डिसअपेयर होते हैं, उनको पकड़ के ले जाते हैं रियासत के इदारे, और उनकी तफ्तीश होती है, और अगर पता ये चलता है कि इनके कोई लिंक्स हैं या ये इन्वॉल्व हैं किसी लेवल पे, तो फिर रियासत का जो हाथ होता है वो बड़ा सख्त होता है, फिर उनको माफ़ नहीं करते वो। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये हर जगह पे है। आपने देखा कश्मीर के अंदर हज़ारों की तादाद में पीपल डिसअपेयर्ड एंड वर एलिमिनेटेड बाय द इंडियन डेमोक्रेटिक स्टेट। इसी तरीके के साथ और भी जहाँ भी सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स हुए हैं, इसी किस्म की चीज़ होती है। तो पहली बात तो ये है कि देन इट नो लॉन्गर बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ स्टेट राइट्स। अनफॉर्चुनेटली
कोई स्टेट्स मिस हैंडल करती हैं इस चीज़ को, कोई इसको बेहतर हैंडल करती है, मगर एट द एंड ऑफ द डे स्टेट रिप्रेशन जो है सिसेशन के अंदर एक्सपेक्ट की जाए। जो लोग सिसेशन का हिस्सा बनते हैं दे मस्ट एक्सपेक्ट दे विल बी स्टेट रिप्रेशन। अब स्टेट रिप्रेशन भी 2-3 किस्म की होती है। एक तो ये होती है कि जो लोग वॉर के दौरान इनकाउंटर्स में मारे जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ स्टेट रिएक्शन कि टेक नो प्रिजनर्स, एलिमिनेट। नंबर 1 तो वो तो ठीक है, कॉम्बैट के अंदर सिसेशनिस्ट मारेंगे। व्हाट अबाउट दोज पीपल जो आम लोग हैं, किसी का भाई इन्वॉल्व है सिसेशनिस्ट मूवमेंट के अंदर, किसी की बहन इन्वॉल्व है, कोई बेचारा रात को सोया हुआ था तो दरवाज़ा खटकाया तो उसके भाई और 2 बंदे और उसके साथ आ गए जो कि पार्ट ऑफ द सिसेशनिस्ट मूवमेंट है, वो कोई कार्रवाई करने आए हैं यहाँ, तो इनको कहा कि हमें रात के लिए रख लिया जाए, फिर हम सुबह निकल जाएंगे, आप फिक्र ना करें। वो उनको ना नहीं कर सकते, वो आए हैं, वो चले जाते हैं। रियासत के इदारों को पता चल जाता है कि यहाँ आए थे, इस घर में रहे थे, वो आते हैं, उनको पकड़ के ले जाते हैं और फिर पूछ करते हैं कि आपने कौन आया था, किधर आया था, क्या उसने पूछा, कहाँ वो जा रहे थे। और अगर सही जवाब ना मिले तो वो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी जुर्म है कि आपने एक सिसेशनिस्ट को पनाह दी, इसका मतलब है आप हमदर्दी है आपकी। वो ये नहीं देखते कि ट्राइबल कनेक्शन क्या है या नहीं है, या कोई रिश्तेदारी है, कोई और भी मजबूरी है कि नहीं, वो ये सिर्फ ये देखते हैं कि ये इन्वॉल्व है, इसको ले जाएं। अब वो ले तो जाते हैं मगर कानून के मुताबिक उसको नहीं ट्राई कर सकते। अगर अदालत में पेश करते हैं तो क्या एविडेंस है कि ही इज़ डन एनी क्राइम, वो तो वहाँ डिनाई कर देगा। और इनके पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो आए थे वहाँ, वो तो पकड़ के ले गए, 2 लितर मारे तो उन्होंने कहा हाँ आए थे, तो एविडेंस मिल गई, मगर दैट डजंट स्टैंड अप इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस में वो रह जाता है। तो ये फिर रियासत फिर इन इलाकों में चली जाती है, और वो लोग जो कि पूरी हिमायती भी नहीं है, थोड़े बहुत शायद सिंपथाइज़ करते हों या किसी मजबूरी के तहत वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, या उनको कर दिया जाता है बाय द इंसर्जेंट्स और बाय द गुरिल्लाज और बाय द सिसेशनिस्ट, तो वो बेचारे जैसे कहते हैं क्रॉस फायर में आ जाते हैं। अब उनको वो ले जाते हैं, फिर वो उनको छोड़ भी नहीं सकते। ये प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि छोड़ेंगे तो यही फिक्र होता है कि ये अब तो इसके बाद तो दे माइट एक्चुअली गो एंड जॉइन द मूवमेंट। So it's difficult. So this is what happens in areas where there is an insurgency. तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि their human rights are being violated, but at the same time you should expect कि स्टेट जो है वो थोड़ी बहुत नरमी तो शो कर सकती है, but it will not budge. ओके, तो हम आपकी इजाज़त से अगर सवाल के बकिया हिस्से जो हैं वो ब्रेक के बाद कर लें शामिल? चले ब्रेक के बाद कर लें। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। सिर साहब, उनके सवाल का अगला हिस्सा। जी हाँ, अब यास्मीन बीबी के 2 सवाल रह गए हैं, आज मेरा ख्याल कर ही लिया जाइए बलूचिस्तान का मसला। तीसरा सवाल उनका ये है कि ये सारी जद्दोजहद में और लड़ाई झगड़े के अंदर पीटीआई का स्टांस सही है या रियासत का स्टांस सही है? रियासत का स्टांस तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि बहुत सी हमाकतें हुई हैं जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं, मगर आजकल की जो रियासत है उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट टू पुट डाउन दिस इंसर्जेंसी। अब किस तरीके से कैसे 2 हाथ से ताली बजती है। मेरा तो ख्याल है कि इंसर्जेंसी के साथ जो लोग लीड कर रहे हैं उनके साथ रब्ते करने चाहिए और उनको वापस लाना चाहिए, और ताकि मुल्क की सलामती जो है वो रहे। और मगर शायद वो होने नहीं जा रहा अभी क्या बात है, पीटीआई जो है वो तो जो भी मौका मिलता है उनको रियासत के इदारों को धक्का लगाने का वो तो लगाते हैं। उनका जो गिला है वो तो यही है कि ये रियासत जो है, ये रियासत के जो इदारे हैं ये इमरान खान के और पीटीआई के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए जो भी हो सके हम करेंगे इनको डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए, इनको गिराने के लिए, एंड दे डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। तो मेरा ख्याल है ये पीटीआई सही है या रियासत सही है, ये दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन। पीटीआई तो जो भी रियासत करेगी उसको ना ही करेगी और हर मौका ढूंढेगी रियासत को डिस्टेबलाइज़ करने का और ख़त्म करने का, ये जो इदारे हैं जो कि इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ डटे हुए हैं। तो बाकी ये रही बात कि चौथा सवाल आपका ये है कि कौन सही है और कौन गलत है, इसके अंदर पंजाबियों का क्या मसला बन गया, उनकी क्या गुनाह है। दरअसल पंजाब डोमिनेट करता है ना हमारी फेडरेशन को, इसी तरीके के साथ जो ब्यूरोक्रेसी है, सिविल सर्विस है, वो भी प्रेडोमिनेटली पंजाबी है, सबसे ज़्यादा शेयर भी रिसोर्सेज का पंजाब का है। तो इट इज़ बिग ब्रदर। अब बिग ब्रदर जो होता है ना वो तो हमेशा टारगेट ही होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है।
क्योंकि ज़ाहिर है रिसोर्स भी उनके पास है, पावर भी उनके पास है, तो अगर कोई गलत काम हो तो ज़ाहिर है फिर पंजाब की तो बात आती है। मगर मसला ये है कि जो सेसेशनिस्ट हैं इस वक्त वो पंजाबी रियासत या पंजाबी रूलिंग क्लास को टारगेट नहीं कर रहे, वो हर पंजाबी को टारगेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये रंजिश होती है। अफसोस होता है कि यार आम पंजाबी का इसमें क्या रोल है, आप बसों में रोक रोक के पंजाबियों को मार रहे हैं, तो ये तो एक किस्म की जेनोसाइड है, ये एथनिक क्लेंसिंग है। इसका क्या, वाई सेसेशनिस्ट मूवमेंट डूइंग दिस? तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है जो तनकीद है वो जायज़ है। अब वो क्यों करते हैं, वो तो इसीलिए करते हैं ना कि वो ये चाहते हैं कि पंजाब के अंदर कोई बगावत हो जाए अगेंस्ट दी इस्टेब्लिशमेंट, जो कि पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट है। शायद पंजाब की आवाम खड़ी हो जाए बिकॉज दे फील थ्रेटन्ड। मगर मैं नहीं समझता कि दिस इज़ अ गुड टैक्टिक, और मैं समझता हूँ सेसेशनिस्ट मूवमेंट जो है इट शुड नॉट बी टारगेटिंग पीपल। अब देखें ना, ये TTP वाले जो हैं, ये TTP वाले एक ज़माने में सिविलियंस को भी अटैक कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज़ को अटैक कर रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि ये नेगेटिव चीज़ है, उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम सिर्फ रियासत के इदारों को सिक्योरिटी, सारे इदारे नहीं, सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसी जिनके साथ जंग है उनको टारगेट करेंगे। तो उसके साथ जो है ना वो जो नेगेटिव फीलिंग थी ना TTP के ख़िलाफ़ आवाम के अंदर, वो जैसे कहते हैं ना वो कम हो गई है। इट्स ऑलमोस्ट एज़ ये आपका प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये BLA जो है ये जब पंजाबियों को टारगेट करती है तो फिर ज़ाहिर है एक रिएक्शन आता है आम लोगों के अंदर भी, और रियासत का जो बयानिया है वो मजबूत होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके अंदर अफसोस इस बात का है कि जब भी यहाँ कोई गड़बड़ होती है तो वो क्योंकि रियासत के इदारे जो हैं वो दे आर डोमिनेटेड बाय पंजाबीज़ बिकॉज द रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय पंजाबीज़। और स्पेशली ये कि बलूचिस्तान के साथ जो तारीख़ी जो उनके जो गिले हैं वो भी पूरे नहीं किए गए, उनको भी सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। और किसने नहीं हैंडल किया ठीक, ज़ाहिर है द पंजाबी डोमिनेटेड रूलिंग क्लास। तो इसलिए ये फिर पंजाब के ऊपर ये सारी बात आती है। बट मेरा ख्याल है पंजाब के ऊपर नहीं आनी चाहिए। पंजाब के वो सेक्शंस जो कि ये गलत पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते रहे उनकी बात होनी चाहिए, और एक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो कि आइन के अंदर प्रॉमिस किया गया और हर प्रोविंस को वादा किया गया था आइन के अंदर, वो पूरा होना चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली वो होता नहीं है, रिसोर्सेज थोड़े हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए बलूचिस्तान की रिसोर्सेज जो इस्तेमाल हो रही हैं, या गैस हो रही है या और माइनिंग रिसोर्सेज होने जा रही हैं, वो उनको उसका पूरी बेनिफिट नहीं मिलती। और वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट इज़ कि जो वहाँ के ट्राइबल सरदार्स हैं जो रियासत के साथ मिले हुए हैं, दे टेक ऑल द रिसोर्सेज, आवाम तक वो भी नहीं पहुँचाते। अफसोस इस बात का कि वहाँ की मिडिल क्लास जो है वो बड़ी थोड़ी है और अभी उनके पास वो वोटिंग पावर नहीं है। कल को भी आप इलेक्शन करते हैं तो जो नेशनलिस्ट हैं, जो एंटी रियासत हैं, उनको फिर भी वोट नहीं पड़ता, बिकॉज ट्राइबल वोट जो है वो अभी भी अपने सरदारों को वोट पड़ता है, जैसे सिंध के अंदर फ्यूडल्स को पड़ता है और पंजाब के अंदर भी फ्यूडल्स को पड़ता है। इसी तरीके के साथ दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ बलूचिस्तान। अताउल्लाह मैंगल को वोट मिला था, खैर बख्श मरी को वोट मिला था 1972 में, 71-72 में, मगर उसके बाद नेशनलिस्ट को नहीं वोट मिला। और जो वोट मिलता है वो अनफॉर्चुनेटली 1 आध 2 3 4 सीटें नेशनलिस्ट ले जाते हैं, मगर मेजॉरिटी सीट्स जो हैं ये छोटे छोटे सरदार जिनको रियासत हेल्प करती है, दे एंड अप विनिंग दीज सीट्स, दे सिट इन द बलोच पार्लियामेंट एंड दे डू डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट इन इस्लामाबाद। हाउ दिस विल चेंज, आई डोंट नो। I think it's going to be very difficult. This now has become not just a Pakistan problem, it has become a regional issue. And I think without stitching up your borders and degrading the BLA and then talking to them ताकि ये सारी चीज़ें आवाम तक पहुँचें, that is a big tall order. बहुत से तारीख़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं। अब इट्स टू लेट टू से कि जी इलेक्शन करा लें तो मसले हल हो जाएंगे, बुकटी मरीज़ को पावर दे दें, मैंगल्स को पावर दे दें तो मसले हल हो जाएंगे। मसले ऐसे नहीं हल होंगे। इट्स मच मोर कॉम्प्लिकेटेड इशू नाउ। इलेक्शंस इटसेल्फ इज़ नॉट द आंसर। बहुत से पहलुओं को देखना पड़ेगा। आज का शो तो रहा मुनज़्ज़ा यास्मीन के नाम। इसके अलावा नईम अहमद साहब बलूचिस्तान के मसले की जड़ को बैड गवर्नेंस और लाकानूनियत को समझते हैं कि वो है मसाइल की जड़। डॉक्टर ज़फ़र राइट फिनलैंड से कुछ जानना चाहते थे, नौफल गुज्जर मुत्तहिदा अरब अमारात से, रियाज शिकारपुर से और सऊद अख्तर अबू धाबी से। आपके सवालों को आने वाले शोज़ का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। कल के शो में आपको ईद से पहले मिलेगी ईदी, तो देखते रहिए सेठी से सवाल। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त है। Thank you.